वंस अगेन आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, बेहतरीन एनिमेशंस के साथ डिजाइन करी गई ये बेहतरीन स्लाइड्स। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बढ़िया सेशन लेकर के। एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं कौन कौन से राजा बेटा एंड रानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि पांडे हैं, मृणाली हैं, दीपेश्वर, हेमा, वी हैव ध्यानेश्वर, ग्रेट, सोनाली वर्मा, मिथिलेश, मोनी, प्राजक्ता, नेहा, शीतल, गौरव, गौतम, वंडरफुल जी। मैं चैट देख रहा था आप लोगों की, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं। भाई आपका नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा अगर आपके उस नाम के आगे वो दो छोटे छोटे अक्षर लग जाएंगे जो दिखने में तो बड़े छोटे हैं लेकिन उन्हें हासिल करने में बहुत बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, सही दिशा में प्रयत्न करना पड़ता है। वो दो छोटे अक्षर हैं कैपिटल डी एंड स्मॉल आर, यानी डॉक्टर। जितने भी बच्चे इस समय चैटिंग पे एक्टिव हैं, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो चैटिंग पे नहीं भी एक्टिव हैं, उनके लिए भी इक्वली रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, इक्वली मैं आपको उतना ही प्यार करता हूं। जो बच्चे चैट पे एक्टिव हैं जी, डॉक्टर महेश, डॉक्टर कुशाल, डॉक्टर दीपेश, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर खुशी, डॉक्टर अभिषेक, वंडरफुल जी। सबसे पहले सबको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। आप जानते हैं कि भारत इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की इस महामारी ने अपने पंख चारों तरफ पसार लिए हैं। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आप भारत का भविष्य हैं, मेडिकल साइंस की बहुत बेहतरीन जानकारी आप रखते हैं। स्वयं को सुरक्षित रखिए, अपने से जुड़े हर शख्स को सुरक्षित रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी का संचार कीजिए। हर समय कोरोना से रिलेटेड नेगेटिव बातें नहीं करनी है, यह भी कहना है कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल दौर है, ये मुश्किल समय है, ये भी गुजर जाए। हर रात की सुबह होती है, सो फिर इस रात की सुबह क्यों नहीं होगी। आपकी नीट की तैयारी में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आने पाए, घर बैठे आपको कोर क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे बायजूस के इस प्लेटफॉर्म पे, यही प्रयत्न है हमारा और हमारी पूरी टीम का। चले जी, आप सभी को पहले मैं ढेरों गुड विशेस देता हूं, बेस्ट ऑफ लक कह देता हूं और फिर बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। हर सवाल का जवाब देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है मेरे राजा बेटा। बढ़े आगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजफुल? रिप्रोडक्शन की मुख्य रूप से दो स्ट्रेटेजीज हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायदेमंद क्यों है? पहला ऑप्शन, इट कंप्लीट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। गौर से पढ़िएगा, इट रिजल्ट्स इन द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफस्प्रिंग्स। Option number 3, it increases genetic diversity, allowing the organisms to survive in an unpredictable environment. And चौथा ऑप्शन ये कहता है, it needs less energy and leads to genetic variation in the offspring. क्वेश्चन नंबर आप लिख के भेज रहे हैं, बिल्कुल सही। ज्यादातर बच्चे 1 का आंसर सी कह रहे हैं। ओके जी, दीपक, सचिन, ध्यानेश्वर, अलकिता, अर्पित, मुस्कान, सोनाली, राहुल। ओके जी, चलो आंसर बताता हूं, लेकिन पहले मैं पूरे के पूरे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। सुनते जाना गौर से, एक एक सवाल जो फ्रेम हो सकता है इसमें से वो बताऊंगा। रिप्रोडक्शन की दो मेन स्ट्रेटेजीज, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल है, जैसे जैसे इवोल्यूशन के कोर्स से हम आगे बढ़ते जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, यानी यूनिपेरेंटल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बाय पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल और फीमेल। लेकिन राजा बेटा ध्यान रखिएगा, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे एक सिंगल पेरेंट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एग्जांपल, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल जिसे कहते हैं। हाइड्रा हर्मेफ्रोडाइट है, टीनोफोरा के, प्लेटीहेलमिंथस के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो हर्मेफ्रोडाइट हैं। स्पॉन्जेस हर्मेफ्रोडाइट हैं। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल वो होता है इन विच द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो राजा बेटा एंड रानी बेटियां, जब मैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल की बात करूंगा, इसका मतलब है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल हो जाएगा, एक ही पेरेंट मेल और फीमेल बना रहा है। याद रखने वाली बात आनी चाहिए, राइट? आपके प्यारे प्यारे लाइक्स भी साथ के साथ आने चाहिए यार, एनर्जी मिलनी चाहिए।
यहां पे जेनेटिकली यूनिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं यानी वेरिएशन आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमिट और मेल गैमिट मिल करके जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। देखिए नेचर ने कितनी खूबसूरत बात बताई। ए सेक्सुअल में जब ए सेक्सुअल है तो मान लो जैसे एक अमीबा है, अमीबा डिवाइड करा तो 2 डॉटर अमीबे बन गए, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल विभाजित होकर 2 डॉटर सेल बना रहा है। सेक्सुअल में इसका उल्टा है, 2 हैप्लॉइड सेल्स मिल करके एक डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं एंड दैट डिप्लॉइड सेल इज जाइगोट। उल्टा हो गया ना, ए सेक्सुअल में 1 से 2, सेक्सुअल में 2 से 1, राइट जी, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी लगती है, सेक्सुअल के कंपैरिजन में डिफरेंसेस ध्यान दीजिएगा। एसेक्सुअल में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं कम समय में, इसमें कम समय लग रहा है, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअल में समय ज्यादा लगता है, ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है? क्योंकि यहां पे ना वैरायटी आती है, वेरिएशंस आ रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन का सोर्स केवल और केवल म्यूटेशन होता है। याद रखना ऑल माई राजा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हमसे पूछें कि वैरायटी का सोर्स क्या है, क्या होगा वैरायटी का सोर्स? बताइए जी ऑल द गुड स्टूडेंट्स, म्यूटेशन। Mutation is the only source of variation for asexually reproducing organisms. In general, फिर वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है जी, राइट। तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सबने, मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया था सी। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है मेरे राजा बेटा, गौर कीजिएगा, इट कंप्लीट्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत है, ज्यादा समय लगेगा एसेक्सुअल के कंपैरिजन। एसेक्सुअल में तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, बढ़ते 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहां पे समय लगेगा। इट रिजल्ट्स इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, गलत, स्लो प्रोडक्शन है। तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा भी गलत है। इट नीड्स लेस एनर्जी, गलत, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। हो गया जी पहला क्वेश्चन, आया मजा? ग्रेट। जब मैं ऐसे करूं ना तो उसका मतलब है कि हमें साथ के साथ लाइक्स बढ़ाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम स्ट्रेन्स ऑफ Aspergillus, male and female gametes produced by same thallus fungi, याद कर लीजिए। In some strains of Aspergillus, male and female gametes produced by the same thallus they fuse together to form a zygote. ऐसी स्ट्रेन्स को क्या कहते हैं? क्या ऐसी स्ट्रेन्स को डायोशियस कहते हैं, हेट्रोथेलिक कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं या होमोथेलिक कहते हैं? सोनाली जी, रईस, ऋषि, अर्पिता, कंचन, आयुष, क्वेश्चन नंबर 2 राजा बेटा एंड रानी बेटियां जल्दी से जवाब आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए, अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। आप अपनी तरफ से जो कर सकें आपको जरूर करना चाहिए। चलो जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फंगस के केस में जो थैलस है, थैलाई लिखा है प्लूरल, 2 प्रकार के होते हैं, होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक। होमो मीन्स सेम, presence of male and female reproductive structure on same thallus। तो थैलस क्या है? एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जो हम कह देते हैं ना, सो वो होमोथेलिक है। अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट है तो हेट्रोथेलिक है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मोनोशियस डायोशियस का मतलब भी समझ लीजिए। जब हम एनिमल्स की रेफरेंस में कहते हैं तो मोनोशियस को ही बायसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट कह देते हैं, MBH, ऐसे याद रख लो। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग हैं। सो डायोशियस में क्या है? डिस्टिंक्ट स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। अगर हम प्लांट किंगडम की रेफरेंस में करें, फ्लावर्स की रेफरेंस में, एंजियोस्पर्म्स की रेफरेंस में, सो डिस्टिंक्ट स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर, पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर। जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग हैं, 2 अलग इंडिविजुअल्स में हैं, तो डायोशियस है। एनिमल्स की रेफरेंस में मेल एनिमल फीमेल एनिमल अलग है तो डायोशियस है। मोनोशियस या हर्मेफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम इंडिविजुअल, राइट जी। चलिए, ऐसा ही आप मोनोशियस एंड डायोशियस देख सकते हैं। फीमेल कोन और मेल कोन सेम अगर प्लांट में बना है, सिंगल ट्री में बना है तो मोनोशियस कहलाएगा। अगर फीमेल ट्री अलग है जिसने फीमेल कोन बनाया, मेल ट्री अलग है जिसने मेल कोन बनाया, तो वो डायोशियस है। सो राजा बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी ऑप्शन, यानी इन सम स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम थैलस अगर हुआ तो वो होमोथेलिक कंडीशन कहलाएगी।
अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल दूं। एम्ब्रियोज लैक अ प्लेसेंटल कनेक्शन टू द ओविडक्ट और यूट्रस इन, जहां पे भ्रूण का एम्ब्रियो का प्लेसेंटल कनेक्शन नहीं है। गौर करना है, एग्जामिनर ने बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज बनाई है, दे लैक अ प्लेसेंटल कनेक्शन। तो याद कर लीजिए, ट्रू प्लेसेंटा केवल प्लेसेंटल मैमल्स में पाया जाता है, यूथीरियंस में। 4 ऑप्शंस दिए एग्जामिनर ने हमें, ठीक है जी। नुसरत, अमन प्रताप, आशी, सुभाजीत, मोनी, मिथिलेश, ऋतुजा, गुनगुन, ब्यूटीफुल नेम गुनगुन, अर्पित जी, कंचन, राइट। क्या ये विविपैरस एनिमल्स हैं? क्या ये ओवो विविपैरस एनिमल्स हैं? क्या ये ओविपैरस है या ओविपैरस एंड ओवो विविपैरस? सारी टर्म्स हमें समझनी है। सुनो, ओविपैरस होते हैं अंडे देने वाले, जो जानवर एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, ओविपैरस है भाई, वहां तो कोई प्लेसेंटा बनेगा ही नहीं। विविपैरस जानवर वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वंस। अब वहां पे प्लेसेंटा बनता है, ट्रू विविपैरिटी जहां पे होती है प्लेसेंटल मैमल्स में। ओवो विविपैरस भी समझाता हूं, देखो ब्यूटीफुल स्लाइड्स हैं आपके सामने, सुनो। विविपैरस टर्म का मतलब क्या होता है? फीमेल ऑर्गेनिज्म gives birth to young ones after development of zygote inside the body। जैसे ह्यूमंस में ले लो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, मेल ने स्पर्म डिपॉजिट कर दिए वेजाइना में, वेजाइना से सारा रास्ता ट्रेवल करके स्पर्म पहुंचे फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, रेप्टाइल्स में इंटरनल है, बर्ड्स में इंटरनल है, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जिन जानवरों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद 2 ऑप्शंस हैं। या तो इंटरनली फर्टिलाइज्ड एग को जानवर ले कर देता है, फीमेल पासेस आउट द इंटरनली फर्टिलाइज्ड एग, जैसे बर्ड्स में हो गया, रेप्टाइल में हो गया। या फिर यह हो सकता है कि इंटरनली फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रियो के रूप में, भ्रूण के रूप में मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही डेवलप करे और एक कनेक्शन बना ले मदर के यूट्रस के साथ, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। Placenta is the only tissue in the body which has cells from 2 different individuals of 2 different generations। बड़ी खूबसूरत बात बोली है मैंने, गौर से सुनिएगा। Placenta is the only tissue in the body which has cells from 2 different individuals, mother and baby of 2 different generations। So females में जब यूट्रस में प्लेसेंटा बना, उसी के जरिए बच्चे को, भ्रूण को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बच्चे का मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के शरीर में जाएगा और वहां से एलिमिनेट होगा। तो विविपैरस जानवर जो हैं वो हैं प्लेसेंटल मैमल्स। ओविपैरस अंडे देने वाले, दे ले एग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग वन हैपेंस आउटसाइड इन दी एग। ओविपैरस जैसे बर्ड ओविपैरस है, मुर्गी है, मुर्गी ने अंडा दे दिया। अंडा फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो डिपेंड करता है कि फीमेल हैन का मेल के साथ कॉपुलेशन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर कॉपुलेशन हुआ है, उसका नतीजा फर्टिलाइज्ड एग है, मुर्गी ने वो एग लेकर आ, अगर मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, उसको इंक्यूबेट करती है, प्रॉपर टेंपरेचर देती है, तो उसमें से चूजे निकलेंगे। द सेम अप्लाइज टू रेप्टाइल्स ऑल्सो, भाई इंक्यूबेट तो करना पड़ेगा अंडों को। तो ये हो गई ओविपैरस कंडीशन। सवाल ये आता है कि ओवोविविपैरस क्या है? सुनो, दोनों टर्म्स को जोड़ दिया, ओवोविविपैरस। कई जानवर ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन है इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद फीमेल अंडे को पास आउट नहीं करती, द फीमेल डज नॉट ले द एग। वो फर्टिलाइज्ड एग फीमेल के शरीर में ही रहता है, परंतु मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाता। बस हुआ ये कि वो अंडा मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, वहीं पे वो अंडे के अंदर से यंग वन निकलेगा एंड द यंग बेबी इज डिलीवर्ड आउट। लेकिन उस एम्ब्रियो ने, भ्रूण ने मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिशन नहीं लिया, प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये कंडीशन होती है ओवोविविपैरस। इज इट क्लियर जी? राइट। नंदन, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं राजा बेटा। जो मैंने बात बोली है ओवोविविपैरस सबको क्लियर है? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां सुनो जी। विविपैरस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे की नाभि से लेकर के, यहां बेली बटन होता है ना, नाभि जिसे कहते हैं, नाभि से लेकर के वो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जाके जुड़ती है। राइट जी। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ओके बच्चा जब पैदा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 जगहों से बांधा जाता है और बीच में से काट देते हैं। बांधते इसलिए ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए और बीच में से काट दिया। कटिंग ऑफ द कॉर्ड डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी। जब न्यूबॉर्न बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड काटी है, बच्चे को मां से अलग करा है, उस समय दर्द नहीं होगा बच्चे को, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते। देयर आर नो नर्व्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। इज इट क्लियर टू यू? राइट। सो विविपैरस कंडीशन पाई जाती है मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां प्लेसेंटल मैमल्स में।
क्लास मैमेलिया का एक फर्दर सब डिविजन है यूथीरिया, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। ओके, नाउ ओवोविविपेरस कंडीशन में नो सच प्लेसेंटल और स्पेशल नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट, ना ही ओविपेरस में। तो हमारा जो सवाल था, एम्ब्रियो लैक्स अ प्लेसेंटल कनेक्शन टू द ओविडक्ट और यूट्रस इन केस ऑफ ओविपेरस एज वेल एज ओवोविविपेरस, क्योंकि प्लेसेंटा, ट्रू प्लेसेंटा कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा बनता है मैमल्स में, प्लेसेंटल मैमल्स में। कई मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं। चलो मुझे एग्जांपल दो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एग लेइंग मैमल, अंडे देने वाला मैमल जिसको प्रोटोथीरियन भी कहते हैं, जिसको मोनोट्रीम भी कहते हैं। देवस्मिता, मोहम्मद फरहान, वर्षा, आदित्य, मृदु, प्लेटिपस। वंडरफुल जी, ये हुई ना बात, एकदम सही कहा आपने। डक बिल प्लेटिपस, बत्तख जैसी चोंच होती है। डक बिल प्लेटिपस को सिंपली प्लेटिपस भी कहते हैं। ज़ूओलॉजिकल नेम इज ऑर्निथोरिंकस। राइट जी, शुभाजीत ने पूछा है, व्हाट विल हैपन टू द एग शेल इफ इट स्टेज इनसाइड द बॉडी ऑफ द ओविविपेरस एनिमल? नथिंग हैपेंस, द शेल आल्सो पासेस आउट। राइट, वो शेल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। राइट जी, क्लियर है राजा बेटा? ओके, प्लेटिपस के अलावा एक और भी होता है, इकिडना, स्पाइनी एंट ईटर, इकिडना। राइट, दे आर एग लेइंग मैमल्स, दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। प्लेटिपस इज अ पॉइजनस मैमल, याद रखिएगा। एक कार्टून भी आता है टीवी पे, प्लेटिपस दिखाते हैं उसमें। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। विशाल, शिवम, भूमिका, जब मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे क्या बढ़ना चाहिए? साथ के साथ एनर्जी आनी चाहिए भैया, पढ़ाने वाले में भी और पढ़ने वालों में भी। सी स्टार्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश की बात हो रही है। सी स्टार्स आर ब्रोकन अपार्ट बाय वर्कर्स टू सेव द क्लैम्स। क्लैम्स पता है आपको क्या होता है? फाइलम मोलस्का में आपने पढ़ा ना, ऑयस्टर्स, क्लैम्स, मोती बनाती है जो सीप। ये जो स्टारफिश होती है ना, ये बड़ी दुष्ट है भैया। दिस इज वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। एक स्पॉन्ज भी होती है, क्लायोना, बोरिंग स्पॉन्ज, सल्फर स्पॉन्ज, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जहां कहीं समंदर में सीप होती है ना मोती बनाने वाली, उनके शेल के अंदर छेद कर देती है वो स्पॉन्ज। सो दैट स्पॉन्ज, क्लायोना, बोरिंग स्पॉन्ज, इज वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। स्टारफिश इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। मोती उत्पादन जो है ना, उसके लिए बड़ी नुकसानदायक है। ये जो सीप होती है ना, उसके शेल को खोल के खा जाती है ये उसको। तो जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं जी? टू सेव द क्लैम्स दे फीड ऑन एंड देन थ्रोन बैक इनटू द ओशन। स्टारफिश को पकड़ा, टुकड़े काट के दोबारा फेंक दिया वापस। अब बड़ी चालाक होती है स्टारफिश, दोबारा से फिर टुकड़ों से स्टारफिश बन जाती है। ऑफन द नंबर ऑफ सी स्टार्स आर सीन टू डबल आफ्टर दिस। जब आपने ये करा, टुकड़े तोड़ के फेंके, वो दोबारा फिर बढ़ जाती हैं। चूज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस। इज इट रीजनरेशन, इज इट फ्रेगमेंटेशन, इज इट बडिंग, और इज इट प्रेजेंस ऑफ द सूटेबल कंडीशंस? क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी सी आंसर क्या आ रहा है जी। अभिषेक, अरुण, आकाश, गोकुल, निहारिका, शुभजीत, देविका, भूमिका, मिथिलेश, साहिल, प्रियंका। ओके, नाउ एक्सप्लेन करता हूं सारी बातें। एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। चलो आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार होते हैं। कई जानवरों में फ्रेगमेंटेशन होता है, कईयों में बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में, इंटरनल बडिंग गैम्यूलेशन स्पॉन्जेस में। रीजेनरेशन के जरिए भी कई रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। नाउ ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इन सी स्टार्स, देखो, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। स्टारफिश जब स्वयं चाहती है ना कि भैया मैं अब रिप्रोड्यूस करूं, मैं अपने टुकड़े टुकड़े खुद ही कर लेती हूं। फ्रेगमेंट टूट गया उसका, और वो फ्रेगमेंट से फिर से स्टारफिश बन जाएगा। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट, देयर बाय डबलिंग द नंबर। लेकिन ये स्वयं उसने अपनी इच्छा से करा है, ये स्वयं अपनी इच्छा से हुआ है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। अब रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन होता है एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन एनिमल। देवस्मिता ठीक है जी। विशाली सुनो, रीजेनरेशन, रीग्रोथ ऑफ अ लॉस्ट बॉडी पार्ट और टिश्यू और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। छिपकली की जैसे पूंछ कट गई, छिपकली अपनी पूंछ ना अपनी मर्जी से छोड़ देती है, वो कहती है ये मैं ऑटोटोमी कर रही हूं भैया, वॉलंटरी रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट।
कास्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। छिपकली की पूंछ चली गई, दोबारा फिर से आ जाती है वो। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिमेन सेम इन द रीजनरेशन। जब एक पार्ट रीजनरेट हुआ है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिमेन द सेम। नाउ अब यहां पे क्या हुआ, सी स्टार्स के जो हम जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन का, यहां पे आंसर रीजनरेशन होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं है। हां जी, हरीश, कमलेश, गीतू, अलीशा, अभिस्मृति, सुरभि, ध्रुवी, गीतू चौधरी, मोहित, बढ़िया जी, ग्रेट। सुनो राजा बेटा, यहां पे फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो एनिमल ने स्वयं अपनी मर्जी से करा है। यहां पे आंसर रीजनरेशन होगा कि हमने उसके टुकड़े काट के तोड़ के उसे फेंक दिया था और वो रीजनरेट कर गए। इज इट क्लियर व्हाई द आंसर इज रीजनरेशन, राइट जी। याशिका ने सही कहा, प्लेनेरिया के केस में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पांचवा सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात बतानी। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। क्या किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे निर्भर करेगा कि भाई छोटा है तो लाइफ स्पैन कम होगा, हाथी जैसा बड़ा है तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा? सेकंड ऑप्शन, क्रोज एंड पैरट्स हैव द सेम लाइफ स्पैन ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। कौवा और तोता लगभग सेम साइज के हैं, तो क्या दोनों की उम्र सेम है? कौवे और तोते की उम्र सेम होती है? सोचो जरा। अगला ऑप्शन, अ ब्रिसल कोन पाइन ट्री हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर टू अ मैंगो ट्री। ब्रिसल कोन पाइन ट्री की उम्र, आयु कम है as compared to mango tree. चौथा ऑप्शन, a finite lifespan makes the reproduction essential for the continuity of life. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं जी डी, भूमिका ने डी कहा है, सचिन जी कह रहे हैं डी, डॉक्टर मार्क कह रहे हैं डी, ज्यादातर बच्चों ने डी कहा है। ओके, देखते हैं जी, पहले समझते हैं लाइफ स्पैन क्या है। Each and every organism can live only up to a certain period of time. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो अजर अमर है। भैया हाइड्रा ले लीजिए, आप में से कई बच्चे अभी के अभी सोच रहे होंगे सर हाइड्रा वल्गैरिस, हाइड्रा तो अमर है, इमॉर्टल है। हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर बात करें, हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती। आफ्टर एवरी 45 डेज ऑल द बॉडी सेल्स ऑफ हाइड्रा आर रिप्लेस्ड। तो हाइड्रा अमर है, हाइड्रा की कोई नेचुरल डेथ नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, कोई दूसरा जानवर तो हाइड्रा को खा ही सकता है ना, जब वो खा गया तो ऑफ कोर्स खत्म हो गया उसका अस्तित्व, मर गया वो। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपका मेरा डेफिनेट लाइफ स्पैन है, एक डॉग का, हॉर्स का, आप सबका है। तो ये जरूरी है कि स्वयं अपना अस्तित्व खत्म होने से पहले अपने जैसे और प्रोड्यूस कर दिए जाएं, यही तो है रिप्रोडक्शन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो समय है, दैट इज द लाइफ स्पैन। ये जन्म हुआ, ये डेथ हुई, कैसे हो गया जी? जन्म से लेके आगे ग्रोथ हुई, इसी बीच में ग्रोथ की एक ऐसी स्टेज आई जब रिप्रोडक्शन हुआ। ये बीच में से एरो इधर को डाला है ना, जन्म हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, रिप्रोड्यूस करना शुरू करा, रिप्रोड्यूस करके फिर से नए ऑर्गेनिज्म का उसने जन्म किया और फिर से डेथ हुई। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। चलो, अगर मैं पहला ऑप्शन लूं, डू द सिमिलर साइज्ड बर्ड्स हैव सेम लाइफ स्पैन? कौवे का और तोते का लाइफ स्पैन एक है? बिल्कुल गलत जी, तोते का लाइफ स्पैन तो बहुत ज्यादा होता है। तोता जो है 120 साल 140 साल तक जिंदा रह लेता है। कौवा जो है, आपने देखा कॉर्वस स्प्लेंडेंस, लगभग 15 साल के करीब है जी कौवे का लाइफ स्पैन। टॉर्टॉइस और एलिफेंट की बात करूं, अगर मैं ये ऑप्शन लूं, लाइफ स्पैन जो है साइज पे डिपेंड करता है? नहीं करता, लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट है। कछुआ कितना छोटा है हाथी के मुकाबले? कछुआ रेप्टाइल है भाई, 140 साल 200 साल तक जीने वाले कछुए भी होते हैं, और एक हाथी जो है 60 से 70 साल तक जिंदा रहता है। और अगर हम ऐसा पाइन का जो ब्रिसलकोन पाइन ट्री है 3000 साल तक है, और आम का पेड़ जो है 100 साल है। तो यानी बाकी तीनों ऑप्शंस गलत जा रही हैं यहां पे हमारी, और हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा अभी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन बता दूं जी। मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद मोर पीपल। हाँ जी, जल्दी से, इससे पहले कि मैं पानी पीऊं, आपकी तरफ से ढेर सारी लाइक्स आ जानी चाहिए। लाइक्स आपके एटीपी का काम करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके सामने है जी एक तितली, तितली का लाइफ स्पैन 1 से 2 हफ्ते। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला 1 महीना। राइस प्लांट चावल का पौधा 4 महीने। गुलाब की ये झाड़ी 10 साल। कौवा 15 साल। काओ 25 साल। बनाना प्लांट 15 साल। डॉग 12-13 साल तक उम्र होती है, अलग अलग स्पीशीज में वेरी कर सकता है। घोड़े की आयु लगभग 25 साल है, और एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ 60 साल तक जिंदा रहता है।
राइट जी। नवीन कुमार ने कहा है कि लिजर्ड की टेल में टोटी पोटेंसी होती, नहीं बेटा, टोटी पोटेंसी एक डिफरेंट चीज है। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है शरीर के एक सेल से अलग अलग तरह के सेल्स का निर्माण हो जाना। दिस इज नॉट टोटी पोटेंसी, इट इज रीजेनरेशन। हाथी जो है 60-70 साल है जी, तोता 140 साल, टॉर्टॉइस जो है 150 साल वाले भी हैं, 140 साल, 200 साल तक भी है। बरगद का पेड़ जो है इसकी भी उम्र बहुत ज्यादा होती है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, finite lifespan makes reproduction essential for the continuity of life. right जी। अच्छे हैं क्वेश्चंस, मजा आ रहा है जी सबको। चलो नेक्स्ट, choose the incorrect statement regarding regeneration and fragmentation. incorrect, गौर से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, fragmentation occurs in multicellular species with simple body organization, while regeneration occurs in multicellular species with complex body plan. Second statement, in fragmentation an organism, मैं कलर चेंज कर देता हूं मार्कर का, an organism splits into fragments each of which can give rise to new organism. जैसे प्लेनेरिया के टुकड़े काट दिए, हर टुकड़े से नया प्लेनेरिया। In regeneration, a part of the body may be regenerated and not necessarily whole organism. हमें राजा बेटा इनकरेक्ट बात बतानी है, पढ़ते जाओ। जो मैंने बी पढ़ी है ये तो बिल्कुल सही है जी। काजल कुमारी, अनुराग, राम अवतार, सौम्या, मीनाक्षी, प्रगति, श्रद्धा, प्रफुल्ल। सी ऑप्शन, fragmentation is exhibited by invertebrates while regeneration is exhibited by both invertebrates and vertebrates. इनवर्टिब्रेट्स बिना हड्डियों वाले जानवर, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटी, हेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, लोअर जितने भी हो गए इनवर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस टू जनरेट अ होल ऑर्गेनिज्म व्हाइल रीजनरेशन डज नॉट। तो चार ऑप्शंस थे, बड़ा ही ब्यूटीफुली एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जो है फ्रेम करा है। अब हम देखते हैं, एक बार जरा डिस्कस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, हर फ्रेगमेंट से नया एडल्ट मिल गया, जैसे कि हमें प्लेनेरिया में मिला। नाउ रीजनरेशन में देयर इज रीग्रोथ ऑफ अ लॉस्ट बॉडी पार्ट और टिश्यू और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दैट इज रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा में रीजनरेशन है, स्मॉल पीस ऑफ द हाइड्रा बॉडी कैन फॉर्म अ कंप्लीट हाइड्रा ऑल्सो। Each fragment grows into an adult in fragmentation. Examples में flatworm, hydra, sea anemone, starfishes. Regeneration में salamanders है, lizards है. Now, regeneration is performed by specialized cells of the complex body organism. Fragmentation occurs in simple body organization and not in the specialized cells. ये इनवर्टिब्रेट्स में, रीजनरेशन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट दोनों में है। तो अब हम देखते हैं वो चारों स्टेटमेंट्स और जिसमें से हमें बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो राजा बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाली डी। कितने बच्चों ने डी कहा था भाई? मीनाक्षी ने डी बोला है, प्रिया आपने ए कहा है, दैट इज रॉन्ग। खुशी, शाहिद, साक्षी, मनीष, अब आ रहे हैं डी वाले, बहुत सारे बच्चे अब डी वाले आ रहे हैं। सो डी ऑप्शन था, फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस, दैट इज रॉन्ग। राइट जी। चलिए, नितिन कुमार ने पूछा ये क्लासेस पर डे होगा। अच्छा, आप सभी बच्चे सुन लीजिए, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। इस तरह की क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। लॉट मेनी फैकल्टी मेंबर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स जो यहां पे क्लासेस लेते हैं आपके साथ। मॉर्निंग टाइम में भी हमारे क्विजेस भी होते हैं, लाइव क्विजेस, उनके आपको सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। राइट, कार्तिकेय सर हैं, सबिहा मैम हैं, स्नेहा मैम हैं, ऑल आर एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड टीचर्स। मजा आ जाएगा आपको उनकी क्लासेस अटेंड करके। ठीक है जी। चलो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना था मैंने। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज टू व्हाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एडवांटेजियस ओवर एक्सटर्नल। करेक्ट बात सुनते हैं, चलो पहले बात करते हैं। एग्जामिनर ने पूछी है करेक्ट बात, ठीक है जी। नाउ ये कहा गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है जानवरों में, उसका फायदा है, एडवांटेज है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, मेल ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए, फीमेल ने अपने ओवा रिलीज कर दिए। जैसे हम फ्रॉग की बात कर ले, पानी में रिलीज कर दिए। गैमेट्स को पानी चाहिए होता है भाई जिंदा रहने के लिए, वो जमीन पे तो गैमेट फर्टिलाइज करेंगे नहीं, सूख जाएंगे, डेसिकेट कर जाएंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ढेर सारे गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। वेस्टेज कितनी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है। हो सकता है स्पर्म ओवा तक पहुंच ही ना पाए, है ना, उनके मरने की संभावना है, प्रेडेटर उन्हें खा जाएंगे, कोई दूसरा जानवर गैमेट्स को फूड की तरह यूज कर लेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि गैमेट्स सेफली जो है फीमेल बॉडी तक पहुंच रहे हैं, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ज्यादा है, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा अगर उसका डेवलपमेंट भी इंटरनल हुआ तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल हुआ तो फिर भैया इक्वल चांसेस ही हो जाएंगे, है ना। नौ पढ़ते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ें जी। श्रुति, शाहिद, प्रणव, लीजेंड गेमिंग, ग्रेट, कैसी कैसी मस्त आईडीज हैं आपकी। चलो मैं पानी पीता हूं, तब तक आप सारी ऑप्शंस पढ़ लीजिए जी राजा बेटा, ठीक है जी, और प्यारे प्यारे लाइक्स भी दबा दीजिएगा साथ के साथ, ओके। चलिए अच्छा सुनो, ए ऑप्शन, internal fertilization leads to more genetic variation and increases survival rate of offspring। भैया जेनेटिक वेरिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा है। यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो वैरायटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। इंटरनल में क्या ज्यादा बनेंगे ऑफस्प्रिंग या एक्सटर्नल में ज्यादा बनेंगे, सोचिए। नेक्स्ट, internal fertilization increases survival rate of offspring and chances of fertilization बढ़ जाते हैं, with a specific partner also increases। internal fertilization increases survival rate of offspring and decreases chances of fertilization with specific partner। हमने बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। चलो जी देखते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह का, इंटरनल, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जाइगोट। Internal fertilization occurs inside the body, external occurs outside the body। Internal fertilization involves union of male and female gamete inside the body of the parent। External involves random fertilization outside the body, not necessarily with the gamete of the single partner। भाई हो सकता है एक मेल, देयर इज वन मेल फ्रॉग अनदर मेल फ्रॉग, सबने गैमेट रिलीज करे तो फर्टिलाइज हो, उससे भी हो सकते हैं फीमेल का जो गैमेट है। स्पीशीज सेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग इंटरनल में मोर है, अगर उसमें डेवलपमेंट भी इंटरनल हुआ, यहां पे लेस है। एग्जांपल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। एक्सटर्नल में फ्रॉग्स है, बोनी फिशेस हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, एक मेल हैन, फीमेल हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बर्ड्स में, बर्ड्स में कॉपुलेशन होता है, बर्ड्स में कोई पेनिस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पीनस जैसा। मेल हैज क्लोएका, बर्ड्स में क्लोएका होता है ना, क्लोएका के थ्रू ही वो अपने स्पर्म दूसरे फीमेल पार्टनर तक रिलीज करते हैं। फ्रॉग का आप देख सकते हैं, मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग। यहां पे एक तरह का कॉपुलेटरी एक्ट दिखाया गया है, ये एक्चुअल कोई कॉपुलेशन नहीं है, स्यूडो कॉपुलेशन टाइप आप कह सकते हैं। एम्प्लैक्सिस कहते हैं इसे। मेल ने अपने गैमेट रिलीज कर दिए, फीमेल ने अपने गैमेट रिलीज कर दिए, पानी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यहां पे ना वैरायटी की बात तो नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अलग चीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आता है सेक्सुअल के कंपैरिजन में, फर्टिलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। Probability of genetic variation is same in both external and internal, right जी? So the correct statement will be this one. Internal fertilization increases the survival rate of offspring, अगर development भी internal हुआ, and the chances of fertilization with a specific partner also increases, क्योंकि copulation हुआ है, specific partner ने अपने ही sperm release किए हैं। randomly ऐसे पानी में release हो जाएंगे तो हमें नहीं पता frog A, frog B, frog C किसके sperm किसके ओवा को fertilize कर रहे हैं। Is it clear जी? All my राजा बेटा and रानी बेटियां, मजा आ रहा है जी? बताइए, आर यू एंजॉइंग द सेशन? मुझे ये बताओ पहले, पढ़ाई के साथ साथ उस चीज को थॉरली एंजॉय भी करना चाहिए आपको। बताइए जी। शुभम, इज इट उत्तम, अति उत्तम, एक्सेलेंट, कैसा मजा आ रहा है बताओ मुझे। और बायजूस का ना वेबसाइट भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। जो बच्चे ईयर लॉन्ग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे बीनेट के एग्जाम्स होते हैं, बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप उसके लिए फ्री एनरोल कर सकते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो फिगर दी गई है इसे गौर से पहचानिए। नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां पे एक सेल दिखाया गया है, उससे एक डॉटर न्यूक्लियस है, उसके बाद एक बड बन रही है, फिर वो अलग हो रही है। हाँ जी, दीक्षिता कह रही है जी एक्सेलेंट, रोहित कह रहे हैं अति उत्तम, अभिषेक, प्रतिभा, नुसरत, खुशी। आज तो किसी को नाराजगी नहीं है ना कि मैंने नाम नहीं लिए हैं आपके। चलो,
फिगर आपने देख ली थी, वो जो कुछ भी हो रहा था पिछली स्लाइड पे, अब मैं उससे रिलेटेड ऑप्शन पूछ रहा हूं। रेफर द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या वो पार्थिनोजेनेसिस दिखाया गया है? नंबर 2, क्या वहां पे पेरेंटल सेल डाइज आफ्टर दिस प्रोसेस? नंबर 3, वो जो इनिशियल प्रोट्रूबरेंस है इट रिमेन्स परमानेंटली अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी थ्रू आउट लाइफ, वो जो प्रोट्रूडेड चीज बनी थी। चौथा ऑप्शन, पेरेंटल सेल एग्जिस्ट इवन आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द इनिशियल प्रोट्रूबरेंस। ये रहा वो डायग्राम, और फिर से देख लीजिए इसे, और ये थी वो ऑप्शंस। बताइए, प्रश्न संख्या 8, मनीष ने कहा ए, डी आंसर, खुशी ने कहा डी। भाई ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं। सरदाना, एसडी सरदाना करके एक आईडी, वो नाराज हो रहे, सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे, तो आपको प्रॉपर सा नाम रखना चाहिए भाई अपना। आपने एसडी आगे करके जो आईडी रखी है ना, वो पिक नहीं कर पा रहा मैं, बिकॉज बहुत से बच्चे चैट पे है ना, तो बड़ी तेजी से चैट फ्लोट होती है। राजा बेटा, रानी बेटियां, आपका जवाब जो है वो सही है। एक बार फिर से मैं बता दूं, डी ऑप्शन जो आपने कहा था वो करेक्ट है। रिप्रोडक्शन की दो मेन स्ट्रेटजीज, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपने बाइनरी फिजन पढ़ा है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन है, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। यहां पे आपको उस डायग्राम में बडिंग इन यीस्ट दिखाया गया था। डिवीजन अनइक्वल होता है। एक छोटी सी बड जिसे प्रोट्रूबरेंस कह रहे हैं, वो शरीर से प्रोट्रूड करती है पेरेंटल बॉडी के। ये है जी पेरेंटल बॉडी, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित हुआ, नीले रंग से दो न्यूक्लियस दिखाए हमने। ये जो प्रोट्रूबरेंस बना है ना, ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है और इसका अपना अस्तित्व होता है। द बड लेटर सेपरेट्स एंड मैच्योर्स इनटू एडल्ट यीस्ट। पेरेंट सेल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस। यीस्ट ने बड बना के नए छोटे छोटे अपने बच्चे पैदा कर दिए। पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि उस ऑप्शन में एक जगह पार्थिनोजेनेसिस दिया था। पार्थिनोजेनेसिस जैसे वर्जिन बर्थ भी कहते हैं। यहां पे क्या है, फीमेल गैमीट्स दे गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस होता है कि जब फर्टिलाइजेशन ना हुए बिना नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो गई है। इंसेक्ट्स में है, एफिड्स में, हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया कॉमन है। और भी कई जानवर हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होता है, कुछ बर्ड्स में भी है, लिजर्ड है, लिसर्टा सेक्सिकोला। तो ये जो डायग्राम दिया गया था, इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर है जी वो है डी ऑप्शन। पेरेंटल सेल एग्जिस्ट्स इवन आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द इनिशियल प्रोट्रूबरेंस। इज इट क्लियर जी? प्रवीण कुमार, एफिड्स क्या है? प्रवीण गूगल पे ढूंढिएगा क्या होते हैं जी एफिड्स। ओके जी, नीलेश, आयुषी, दीपक, कृष्णा, वेद, पारुल, सुखजीत, मिंटू, सिमरन, विश्वनाथ, सुरभि, सोनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्रीन पे आपके सामने, पढ़िए जरा एक बार। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आपकी तरफ, राजा बेटा एंड रानी बेटियां? नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। राइट, ऐसे क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। चारों स्टेटमेंट गौर से पढ़ो, सब्र करो, फिर ऑप्शंस ढूंढो। पहला और दूसरा सही था, दूसरा और चौथा सही है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। यहां पे ना टाइम भी कंज्यूम होता है, तो बड़ी बुद्धिमता से इस तरह के प्रश्न को अप्रोच करना चाहिए। नाउ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सही बातें बतानी है। इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, ओके। दूसरा, इट इज स्लोअर देन सेक्सुअल। क्या एसेक्सुअल स्लोअर होता है? हाँ जी, राजा बेटा क्लियर देख पा रहे हैं ना आप? मिस्टर भारद्वाज, अनिमेश, विपुल, सुखजीत, भारत, हाँ जी, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है जी बच्चे? नेक्स्ट, द progeny which is produced is genetically identical with the parent but not with one another. The progeny of asexual reproduction can be termed as clones. तो बताओ कौन कौन सी बातें सही हैं? 9वें का आंसर क्या है? स्नेहा ने कहा है सी, दीपेश्वर ने भी सी कहा है, सोनाली कह रही मुझे क्लियर है, जतिन बी कह रहे हैं, जतिन बेटा गलत है, गुड्डू, साक्षी, अनिकेत, दिलदार, ग्रेट जी, ब्यूटीफुल नेम, ओके। नाउ डिफरेंसेस तो आप पढ़ ही चुके हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल के, तो वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। नाउ इसका मतलब है आंसर हमारा है जी सी, ऑप्शन 1 एंड 4। मैं बताता हूं, हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, ये ठीक है, यूनिपेरेंटल है। चौथी स्टेटमेंट, प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड क्लोन, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये वाली बात गलत है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये स्लोअर नहीं है, ये फास्टर है। प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर, ये गलत है। एक दूसरे के साथ भी तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल ही होंगे, है ना? ठीक है जी, क्लियर है। पेरेंट के साथ आइडेंटिकल है तो वो आपस में भी तो एक दूसरे के आइडेंटिकल ही है। राजा बेटा, प्रिया ठीक है, अंबुज, नगेंद्र क्लियर है। चलो 10वां क्वेश्चन,
Which among the following are the main factors? We are supposed to find out the main factors which are responsible for determining how the organism will reproduce. किसी जानवर की स्ट्रेटजी क्या होगी रिप्रोडक्शन के लिए? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं? एनवायरमेंट, बॉडी साइज एंड सेल्स का नंबर, कुछ रिलेशन नहीं लग रहा है इस चीज में, गौर कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, सेकंड है बॉडी का साइज, सेल का टाइप एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन लेने का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उससे कोई रिलेशन होगा इस चीज का। हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप। एंड चौथा है ऑर्गेनिज्म की फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी बॉडी की सिमेट्री और टेक्सोनॉमिक हायरार्की। नाउ सोचिए जी, बताइए जी, मोहम्मद आरिफ, बोलो जी क्या होगा आंसर? द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिक मेकअप कैसा है, शरीर की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और वो जानवर रहता कहां है और कैसे है। हर जानवर ऐसे माहौल में रिप्रोड्यूस करना चाहेगा जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हों, अबंडेंट फूड सप्लाई हो, प्रेडेटर का खतरा कम हो, तापमान बिल्कुल सही हो, मॉइस्चर, फोटो पीरियड, एनवायरमेंटल कंडीशन, पीएच, सारी चीजें ऑप्टिमम हो, तभी वो चाहेगा कि वो रिप्रोड्यूस करे। तो उसका हैबिटेट के अनुसार रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी जो होती है वो जानवर अपनाता है। राजा बेटा ठीक है जी, इसका मतलब है हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दैट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। इज इट क्लियर ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां? इज इट क्लियर टू यू? बताइए जी, सबको समझ आ गया? अच्छा लगा? जीनत ने कहा आपने मेरा नाम नहीं लिया। जीनत हम नाराज मत होइए, जैसे ही मेरी नजर गई आपके नाम पे मैंने नाम ले लिया है, पाहुल। पाहुल इज अनदर ब्यूटीफुल नेम। ओके ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना सबने? राइट। वीडियोस का डिस्क्रिप्शन भी देखना, बेल आइकन को हिट करना ताकि हर इंपॉर्टेंट सेशन जो आप मेरे साथ लें, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, राइट जी, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हो हमारा वो आप तक पहुंचे, जरूर मिस ना हो जाए। हमारा यूट्यूब चैनल भी एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी के। पुश योर सेल्फ टू बी ग्रेट, राइट। जो आपका ड्रीम है उसको आप अपना प्लान बना लीजिए। सपने तभी साकार होंगे अगर आप जागते रहेंगे। सपने वो नहीं जो आप सोते समय लेते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो भाई कंपटीशन तो बड़ा टफ है, उसे कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना होगा। प्रकाश की वो ज्योति बन के हम स्वयं आपके द्वार तक पहुंचे हैं। बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा कहता हूं, technology cannot replace a good teacher, but technology in the hands of a good teacher is revolutionary. बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ने यही कर दिखाया है कि इस खूबसूरत, इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के कोने कोने में हम लोग पहुंच चुके हैं और शिक्षा का ये चिराग जला रहे हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि किसी का भला जरूर हो। न जाने कौन ऐसा हो किसी कोने में जिसकी दुआएं आपको लग जाएं। चलिए जी, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। स्टे सेफ, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।